नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल नेट एग्ज़ाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन पेपर पेपर फर्स्ट में ये आता है, पेपर प्रथम में ये आता है प्राइमरी लेवल में। तो पर्यावरण अध्ययन का हम लोगों का आज का ये तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मैं बता दूं कि इसके पहले वाले यानी सेकंड वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था महासागर के बारे में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। उसके अलावा सभी विश्व के सभी जो महाद्वीप हैं जैसे कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आर्कटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे महाद्वीपों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में। और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल यानी पृथ्वी की परिमंडल के बारे में। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया था पहले और दूसरे वीडियो में, और आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके आगे से पर्वत यानी कि माउंटेन, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये जानकारी मैंने दिया है कि वो लोग पहला और दूसरा वीडियो देख लें। जो लोग रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं उनको तो पता ही है कि हम लोग यूपी टेट की तैयारी बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, एकदम जीरो से कर रहे हैं, और सभी चैप्टर को एक एक टॉपिक को पढ़ते और समझते हुए चल रहे हैं। सारे कंप्लीट कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। प्राइमरी की तैयारी करते हो चाहे जूनियर की, सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी हमारे इस चैनल पर कराई जा रही है। तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी सब्जेक्टों की तैयारी आप करिए। और कैसे मैं करा रहा हूँ ये खुद आपको वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, ज़्यादा हम आगे नहीं बात करेंगे, आते हैं अपने मुद्दे पे। दोस्तों, पर्वत क्या है उसकी परिभाषा सबसे पहले समझते हैं। माउंटेन, पर्वत पहाड़ी का वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। जैसा कि फोटो में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और सीधे बिल्कुल खड़ी ढाल हो तो उसको हम पर्वत मान लेते हैं और पर्वत का नाम देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये आपका हिमानी यानी कि ग्लेशियर है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हम हिमानी यानी कि ग्लेशियर कहा जाता है। बर्फ की नदियां हमेशा वहां पे जमी रहती हैं तो उसको हम हिमानी यानी कि ग्लेशियर कहते हैं। पर्वतों की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे तो पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में हमेशा क्या होती है, भिन्नता होती है, अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि हर पर्वत एक ही जैसा हो, ठीक है। कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करते हैं तो हिमालय, आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत और क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत जो है वो आपका एशिया का है, आल्प्स पर्वत यूरोप का है और एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। पर्वतों पे कुछ खेल होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, और पर्वतों में जो खेल खेले जाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं। जैसे कि पैराग्लाइडिंग जो होता है वो बर्फ पे यानी कि पर्वतों पे होता है और बर्फ जहाँ गिरा रहता है वहीं पे होता है। हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग, ये कुछ ऐसे खेल हैं जो पर्वतों पर ही खेले जाते हैं और पर्वतों के लिए प्रचलित खेल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया। चलिए आगे वाले स्लाइड में देखते हैं पर्वत के प्रकार। कितने प्रकार के पर्वत होते हैं? पर्वत दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है भ्रंतोस्त पर्वत, तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। फोल्ड माउंटेन
ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले वलित पर्वत को। वलित पर्वत की विशेषताओं के बारे में अगर बात किया जाएगा तो हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है बिल्कुल शंक्वाकार है। यहाँ फोटो में आप देख पा रहे हैं कि वलित पर्वत कैसे होते हैं। तो वलित पर्वत देखिए कैसे कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, फिर कभी नीचे होगा, फिर कभी ऊपर होगा। तो ये वलित यानी कि फोल्ड माउंटेन का सबसे ऊंचा शिखर है और ये वलित पर्वतों की क्या है, संरचना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कभी सिंक्लिन है, कभी एंटीक्लिन है और कभी कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक फोर्स है। तो ये जो है वलित पर्वत की विशेषताएं होती हैं कि वो ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा होता है। भारत की जो अरावली श्रृंखला है वह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि कभी कहीं ऊंची है कहीं नीची है। तो ये एक विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण में आता है अरावली श्रृंखला। वहीं बात करेंगे विश्व के प्रमुख वलित पर्वत में तो हिमालय, एलबुर्ज, आल्प्स, एटलस, ड्रेकेंसबर्ग, रॉकीज, एंडीज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी जो प्रमुख वलित पर्वत की श्रृंखलाएं हैं और वलित पर्वत के उदाहरण हैं जो अन्य अन्य महाद्वीपों में हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि वलित पर्वत कैसा होता है। चलिए अब देखते हैं आगे ब्रंसोस्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन। ब्रंसोस्त पर्वत जो होते हैं जिसको हम ग्रैबन रिफ्ट, देखिए वैली, यहाँ पे पर्वत यहाँ से ऊपर हुआ है, फिर यहाँ बीच में कट गया है, नीचे हो गया है, फिर ऊपर उठा है। ब्रंसोस्त पर्वत का क्या है, चित्र है और उदाहरण है। चित्र में आप समझ पा रहे होंगे। अब इनके निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली रूप से विस्थापित हो जाता है तब ब्रंसोस्त पर्वतों का निर्माण होता है। विश्व के कुछ प्रमुख ब्रंसोस्त पर्वत के उदाहरण देखेंगे तो यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत, और अन्य प्रमुख ब्रंस पर्वत की बात करेंगे तो वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नेवादा, ये सब जो है विश्व के प्रमुख ब्रंसोस्त पर्वत के उदाहरण हैं। अगर भारत में ब्रंसोस्त पर्वत की बात की जाएगी तो भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच में मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, हमारे देश में यानी भारत में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि ब्रंसोस्त पर्वत क्या होते हैं, उसका निर्माण कैसा होता है और ब्रंसोस्त पर्वत कहाँ कहाँ है, और कुछ प्रमुख विश्व के ब्रंसोस्त पर्वत वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नेवादा। ठीक है, भारत में नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य पश्चिमी घाट में भ्रंश पर्वत के प्रमुख घाटी पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए तीसरा आता है आपका ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन ये पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। देखिए कैसे ज्वालामुखी फट रहा है। विश्व के कुछ प्रमुख अगर ज्वालामुखी पर्वतों की बात करेंगे तो उसमें अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा और अन्य प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत में मोना लोवा, चिम्बोराजो, क्राक्तोवा, विसुवियस और पिलियन, ये कुछ ऐसे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं जिनके नाम हैं, और उसमें प्रमुख में आता है आपका अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। तो ये विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है। और भारत के सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब यहाँ से देखते हैं पठार क्या होता है, यानी कि प्लेटियस। दोस्तों फिजिकल फीचर में देखेंगे, ये देखिए ये पठार है। पठार जमीन से बस थोड़ा सा ही ऊंचा होता है, थोड़ा सा ही। पठार की परिभाषा सबसे पहले समझते हैं। तो दोस्तों पठार जो होता है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है।
यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। इसमें तिब्बत का पठार यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल यानी कि मीन सी लेवल से लगभग 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक ऊंचा वो पर्वत है, तिब्बत का पठार। तो पठार क्या होता है आपको समझ में आ गया। पठार वह उठी हुई भूमि है, सपाट भूमि होती है जो अपने आसपास के क्षेत्रों से थोड़ी सी अधिक उठा हुआ यानी कि ऊंचाई पर होता है। और सबसे ऊंचा विश्व का पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, जो कि 4000 से लेकर 6000 मीटर ऊंचाई पर है। अब इसके कुछ आर्थिक और महत्व देख लेते हैं। अफ्रीका का जो पठार है उसमें सोना और हीरो के खनन यानी कि माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका के जो पठार होते हैं वो सोना और हीरा वहाँ से निकलता है। भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं भारत में छोटा नागपुर के पठार में। तो पठार कैसा होता है आपने देखा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु की परिभाषा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, एवरेज वेदर को हम जलवायु कहते हैं। यानी कि किसी निश्चित स्थान पर कई सालों से कैसा मौसम रह रहा है, कितना गर्मी, कितना ठंडी, कितना बारिश, उसके हिसाब से एक एवरेज वेदर, एक औसत दशा जो निकालते हैं उसको कहा जाता है वहाँ का जलवायु, क्लाइमेट। भारत की जलवायु की बात करेंगे तो भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अब भारत में कृषि और वर्षा की स्थिति के बारे में अगर बात किया जाएगा तो भारत की स्थिति उष्णकटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। और भारत में कृषि जो होती है, खेती, वह इसी मानसूनी पवन यानी कि वर्षा पर ही निर्भर करती है। अगर बारिश नहीं आएगा तो भारत में बहुत सारे किसानों की खेती नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक, जिसमें मुख्य कारक हैं किसी स्थान की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि सबसे पहले वहाँ स्थिति, वह किस लोकेशन में वह जगह है। दूसरा, वह जो जगह है, जो ज़मीन है, वो कितनी ऊंचाई पर है। साथ ही साथ तीसरा ये देखा जाता है कि उस जगह की समुद्र से दूरी कितनी है। और चौथा देखा जाता है कि उसका उच्चावच कितना है, मतलब कि दोनों तरफ के बीच में जो ये उच्चावच होता है ना, ये देखा जाता है, रिलीफ। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह मेघालय में स्थित मासिनराम सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है भारत में। अब देखते हैं दोस्तों वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय पशु और वन्य जीव। वन्य जीवों का निवास स्थान सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। इसमें प्रमुख वन्य प्राणी एवं उनके क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले आता है बाघ यानी कि टाइगर। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका एशियाई शेर। एशियाई शेर गुजरात के गिर वन में निवास करते हैं, पाए जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे। हाथी और एक सींग वाले गैंडे की बात की जाएगी तो असम के जंगलों में पाए जाते हैं हाथी और एक सींग वाले गैंडे। और हाथी यह केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं, यानी केरल और कर्नाटक में भी हाथी पाए जाते हैं, साथ ही साथ असम के जंगलों में भी पाए जाते हैं। और एक सींग वाले गैंडे जो है वो प्रॉपर असम के जंगलों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए वन्य प्राणी और अन्य जीव, पक्षी और प्रवासी पक्षियों के बारे में अगर देखा जाएगा
तो अन्य क्षेत्रों के वन्य जीव में रेगिस्तान और कच्छ। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं जंगली गधा। हिमालय क्षेत्र जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पक्षी और सरीसृप के बारे में देखा जाएगा तो भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता पाई जाती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा और करैत जो सांप है वो सबसे प्रमुख सांप है। वहीं प्रवासी पक्षी में देखा जाएगा तो पिनटेल बत्तख देख पा रहे हैं फोटो में, पिनटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे, लिटिल स्टिंट। प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में ये सब सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी मतलब बाहर के पक्षियां जो भारत में मौसम में, भारत के मौसम जब जैसा परिवर्तन होता है उस समय वो सब पक्षियां आती हैं। इसमें सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग मात्र 15 ग्राम है ही, वह आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। अब आप सोचिए कि ये पक्षी अपने आप में कितना बड़ा प्रकृति का नमूना है। इतनी छोटी सी पक्षी लिटिल स्टिंट जिसका वजन मात्र 15 ग्राम है और वह 8000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आर्कटिक प्रदेश से भारत में आती है। गजब का ये प्रकृति का नज़ारा है कि एक 15 ग्राम की पक्षी जिसके में कितना बेचारे के अंदर ताकत होगा, 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है और केवल समुद्र ही पड़ता है। वहाँ उस बेचारी को कहीं रुकने का, ठहरने का मौका पता नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता होगा। ये है प्रकृति का कमाल। आगे अब देखते हैं भूकंप, अर्थक्वेक, कारण और उद्गम। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो भूपर्पटी यानी कि अर्थ क्रस्ट पर खुला एक ऐसा छिद्र होल होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूकंप इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन यानी कि वाइब्रेशन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है, भूकंप कहते हैं। उद्गम केंद्र, ओरिजिन सेंटर, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। फोटो में आप लोग बड़ी बारीकी से देख पा रहे होंगे। अधिकेंद्र और उसका प्रभाव। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये भूकंप का देखिए कैसे ये आपका एपिक सेंटर है, ये आपका उद्गम केंद्र है। कहाँ से भूकंप तैयार हुआ? ये भूपर्पटी है, ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये आपका मेंटल है। ठीक है, आपको ज्वालामुखी समझ में आ गया, भूकंप की उत्पत्ति समझ में आ गया, उद्गम केंद्र समझ में आ गया, अधिकेंद्र समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, भूकंप कैसे मापते हैं और उसकी तीव्रता क्या है। तो भूकंप मापने का जो यंत्र है उसको कहा जाता है भूकंप लेखी सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ।
यानी भूकंप मापक यंत्र सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ होता है। इसके मापने का जो पैमाना है भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल यानी कि रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। मापने का तरीका क्या है? तीव्रता और प्रभाव। 2.0 अथवा उससे कम अगर होता है तो इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर माना जाता है। अगर वहीं रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना अगर 5 आता है तो यह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। 6.0 अथवा इससे अधिक अगर आता है तो वो बहुत शक्तिशाली समझा जाता है, और 7.0 अथवा इससे अधिक अगर आता है रिएक्टर स्केल पर मापने पर तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, जो कि विनाश कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे नदी, अपर्दन, जलप्रपात और विसर्प। अपर्दन क्या होता है? सबसे पहले तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से यानी कि जो नदियां होती हैं वह नदियों के जल जो है कुछ भूमियों को काट देते हैं, यानी कि अपने साथ बहा ले जाते हैं, वही अपर्दन कहलाता है। जैसे कि अब आगे देखते हैं जलप्रपात। वाटरफॉल, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसा कि आप ये जलप्रपात देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऊंचे से नीचे जो है एकदम पर्वत से पानी गिर रहा है। अच्छा, विसर्प क्या होता है? एस्चुअरी, तो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग बहने लगती है। देखिए जैसे सांप के जैसा, ये ऐसे ऐसे जब नदी बहेगी तो उसको हम विसर्प कहते हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प या एस्चुअरी कहा जाता है। उसके बाद आता है चाप झील, ऑक्सबो लेक। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर यानी विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है और विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से मिलते जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चाप झील कहा जाता है। ठीक है, नदी में अब तटबंध, वितरिका और डेल्टा का निर्माण। तटबंध, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। देखिए ये तटबंध है। वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह एकदम धीमा हो जाता है, इसको हम वितरिका कहते हैं। और डेल्टा, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, यानी मलबा अपना छोड़ने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ये आपके तटबंध हो गया, ये वितरिका हो गया, ये आपका डेल्टा हो गया। आपने तटबंध समझा, वितरिका समझा, डेल्टा समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सहायक नदियों के बारे में। ट्रिब्यूटरीज जो है वो क्या होती हैं? सहायक नदियाँ या छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में जाके समाहित होती हैं, मिलती हैं। बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा बेसिन जो कहा जाएगा वह अमेजन बेसिन कहा जाएगा। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, यानी कि मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वही बेसिन या जल संग्रहण कहलाता है। और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा
नदी बेसिन है। देख पा रहे हैं फोटो में आप यहाँ पे। आगे प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जैसे कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढल एवं मिट्टी की पटकों में अंतर के कारण सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं। पहला वन, दूसरा घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ियां। सबसे पहले वन आप फोटो में देख पा रहे हैं। वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन यानी कि जंगल फॉरेस्ट उगते हैं। सघन एवं खुले वन होते हैं। घास स्थल ग्रासलैंड मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जहां थोड़ा सा बारिश आता हो, थोड़ा सा धूप भी होता हो। उसके बाद आती है आपकी कांटेदार झाड़ियाँ, श्रब्स। तो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं आप वैसे ही देख पा रहे हैं कि ये केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक तरीके से कहें तो रेगिस्तानी इलाका, वहाँ पे ये कांटीली झाड़ियाँ, कांटेदार श्रब्स, कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं, पैदा होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज देखा है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन का ये तीसरा क्लास, यहाँ पे हमारा 3rd क्लास कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद पर्यावरण अध्ययन के चौथे भाग में हम लोग समझेंगे आगे वन यानी कि जंगल के बारे में विस्तृत तरीके से। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, ये सब सारी चीज़ें हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये पर्यावरण अध्ययन का हमारा तीसरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव या कुछ सजेशन देना चाहते हो आप हम लोगों को तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। निवेदन करूंगा जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न करें। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो का लिंक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।